नमस्कार दोस्तों, बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा का उत्तराधिकार के लिए जो अपने भाइयों के साथ संघर्ष होता है वो हमने पढ़ लिया। गुजरात के शासकों के साथ संघर्ष, दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष और मालवा के सुल्तान के साथ में संघर्ष हमने पढ़ लिया था। अब जो संघर्ष होगा वो बाबर के साथ में संघर्ष होगा, वो हमें पढ़ना है। तो बाबर कौन था? बाबर का जो जन्म होता है वो 14 फरवरी को होता है। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म होता है, यानी वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म होता है। वैलेंटाइन डे के दिन और फरगना के अंदर होता है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 यानी वैलेंटाइन डे के दिन होता है। पिता का जो नाम होता है वो होता है उमर शेख मिर्ज़ा और जो माता का नाम होता है वो कुतलुग निगार खान। इनकी माता का नाम है, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुग निगार खान। पिता की तरफ से ये तैमूर के 5वें वंशज थे। तैमूर के 5वें वंशज थे और माता की तरफ से ये चंगेज खां के 14वें वंशज थे। तो बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन और फरगना के अंदर होता है। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर के 5वें वंशज हैं। माता का नाम कुतलुग निगार खान था जो चंगेज खां के 14वें वंशज माने जाते हैं माता की तरफ से, और पिता की तरफ से तैमूर वंश के 5वें वंशज माने जाते हैं। जो जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन होता है। और 11 वर्ष की उम्र में ही यानी 1494 ईस्वी के अंदर बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बन जाते हैं। लेकिन जो इनका अधिकार है वो स्थायी नहीं रह पाता है। कुछ परिस्थितियों की वजह से उनका वहाँ स्थायी शासन नहीं रह पाता है और इसी स्थायी शासन की खोज में वो भारत पर अधिकार करने की सोचते हैं। तो स्थायी शासन की खोज में वो भारत पर अधिकार करने की सोचते हैं। बाबर का जन्म तो प्यार वाले दिन होता है। करना तो इसको प्यार चाहिए था, लेकिन करता ये युद्ध है। पहले ये पानीपत का युद्ध करता है, फिर ये खानवा का युद्ध करता है, फिर ये चंदेरी का युद्ध करता है और फिर घाघरा का युद्ध करता है। 1526 में ये करता है पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध करता है, 1528 ईस्वी के अंदर ये चंदेरी का युद्ध करता है और 1529 में ये घाघरा का युद्ध करता है और 1530 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। इनको छोटी सी ट्रिक है याद रखने की कि पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध युद्ध करता था। आराम करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन आराम करने के लिए एक आराम बाग बनवा देता है आगरा के अंदर और इसी के अंदर इसको दफनाया भी जाता है। बाद में मृत्यु होने के बाद इसी आराम बाग में इसको दफनाया जाता है। इसकी आत्मकथा है, तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी इसने अपनी आत्मकथा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सी भाषा के अंदर थी, तो तुर्की भाषा के अंदर थी और तुजू के बाबरी उसका नाम था।
तुजू के बाबरी आत्मकथा है इसकी, तुर्की भाषा के अंदर है। तुजू के और बाबर को जो फल प्रसिद्ध था वो आम पसंद था सबसे ज़्यादा, आम को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था और हाथी को सर्वोत्तम पशु मानता था वो इंडिया के अंदर। बाबर कहता था कि भारत का जो पानी है उसमें उछाल नहीं है, और यहाँ के अंगूरों और तंदूरों में दम नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो रूपवान नहीं हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो मुगलों से नफरत करते हैं। ये अपनी आत्मकथा के अंदर बाबर कहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को होता है 1526 को, और एक तरफ होता है बाबर और दूसरी तरफ होता है इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी होता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने से यह भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रख देता है। और इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का जो शासक होता है इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है इब्राहिम लोदी। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, तो इब्राहिम लोदी। और इसके साथ में एक इसका मित्र भी था ग्वालियर का विक्रमजीत, वो भी मारा जाता है। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर जीत होने के बाद में ये भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रख देता है। अब महाराणा सांगा के साथ में इसका संघर्ष के क्या कारण थे। महाराणा सांगा के साथ में इस संघर्ष के कारण, पहला जो कारण था वो वचन भंग का आरोप। बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के अंदर कहता है कि जब मैं काबुल के अंदर था, बाबर ने काबुल विजय की थी 1504 के अंदर। बाबर कहता है जब मैं काबुल के अंदर था तब महाराणा सांगा ने एक दूत भेजा था, और मुझसे कहा गया कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो, कि बाबर तू दिल्ली पे आक्रमण कर, जब तू दिल्ली पे आक्रमण करेगा तो मैं आगरा पे आक्रमण करूँगा। सांगा के द्वारा कहा गया कि बाबर तू दिल्ली पे आक्रमण कर और इब्राहिम लोदी को परास्त कर, और जब तू दिल्ली पे आक्रमण करेगा तो मैं आगरा पे आक्रमण करूँगा। लेकिन बाबर अपने वचन पे कायम नहीं रहा, वो महाराणा सांगा अपने वचन पे कायम नहीं रहता है। बाबर कहता है ऐसा क्योंकि ये कहता है कि मुझे निमंत्रण दिया गया था महाराणा सांगा की तरफ से कि आप दिल्ली पे आक्रमण करो और मैं आगरा पे आक्रमण करूँगा जब तुम दिल्ली पे आक्रमण करोगे, और मैं सहायता भी करूँगा आपकी। लेकिन वचन भंग का आरोप लगाता है कि ये अपने वचनों पे कायम नहीं रहता है। जब मैंने दिल्ली और आगरा दोनों पे अधिकार कर लिया तब भी महाराणा सांगा की तरफ से कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। इस प्रकार वो वचन भंग का आरोप लगाता है। और यह बात है जो बाबर की जो बात है वो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जिस इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा 2 बार अकेले ही परास्त कर चुका है, उस व्यक्ति को दोबारा हराने के लिए वो काबुल से बाबर को आमंत्रित क्यों करेगा, क्योंकि महाराणा सांगा ने इसको अकेले ही हरा दिया है 2 बार, खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध के अंदर।
खातौली और बाड़ी धौलपुरी के युद्ध के अंदर राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार अकेले ही परास्त कर चुका है। अब वो इसको हराने के लिए क्यों आमंत्रित करेगा बाबर को? इसलिए यह बात जो है बाबर की वो तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है कि इसने इसको आमंत्रित किया था। जो दूसरा कारण था वो महत्वाकांक्षाओं में टकराव। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने मुगल वंश की नींव तो रख दी थी, लेकिन वह पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। बाबर पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन पूरे भारत के अंदर अधिकार करने में जो अड़चन आ रही थी या जो बाधा थी वो थी महाराणा सांगा, क्योंकि हिंदू प्रमुख महाराणा सांगा को पराजित किए बिना पूरे भारत पर अधिकार करना असंभव था, क्योंकि महाराणा सांगा भी उस समय शक्तिशाली शासक था। लेकिन बाबर जो अपनी आत्मकथा के अंदर जो सबसे शक्तिशाली राजा अगर भारत के अंदर किसी को बताता है तो वो था विजयनगर का कृष्णदेवराय। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी के अंदर भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया, तो विजयनगर का कृष्णदेवराय को। इसलिए इनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव उत्पन्न हो जाता है और बाबर का राणा सांगा के साथ में संघर्ष अनिवार्य रूप से होता है। तीसरा जो कारण था वो राजपूत अफगान मैत्री। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगानों को पराजित तो अवश्य कर दिया था, लेकिन अफगान भी बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे, शांत होकर नहीं बैठे थे। वो भी भारत से बाबर को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे। इसलिए इनको जो आशा की किरण नज़र आती है वो महाराणा सांगा आती है कि भारत के अंदर अफगानों को लगता है भारत के अंदर कोई शक्तिशाली राजा है जो बाबर का मुकाबला कर सकता है, तो वो है महाराणा सांगा। क्यों न महाराणा सांगा के साथ दोस्ती की जाए और संयुक्त रूप से बाबर पर आक्रमण किया जाए। इसलिए जो अफगान होते हैं, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, अफगानों का नेता हसन खां मेवाती, ये राणा सांगा के पास चले जाते हैं और राणा सांगा से कहते हैं कि न तो तुम अकेले हरा सकते हो बाबर को, न हम अकेले हरा सकते हैं, इसलिए हम संयुक्त रूप से बाबर पर आक्रमण करते हैं और बाबर को हराते हैं। और यही राजपूत अफगान मैत्री बाबर के भय का कारण बना था और इन अफगान मैत्री संबंध होने से सांगा के भय उत्पन्न हो गया था बाबर को, और इसी अफगान मैत्री संबंध को तोड़ने के लिए बाबर राणा सांगा पर आक्रमण करना चाहता था। चौथा जो कारण था वो राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेना। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर राणा सांगा ने खंडार दुर्ग, रणथंभौर के पास है खंडार दुर्ग के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था और वहां के जो मुस्लिम परिवार थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा। इस वजह से राणा सांगा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए बाबर का राणा सांगा के साथ में संघर्ष होता है। अब वो तो संघर्ष के कारण थे, अब दोनों के बीच में
युद्ध अनिवार्य हो गया था। दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे, अलग अलग गुट बन रहे थे और बाबर बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है और अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। यानी बाबर है वो बयाना, धौलपुर, ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है और अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। इधर महाराणा सांगा भी जो राजपूत सरदार थे उनको निमंत्रण देता है और इसके निमंत्रण पे कौन कौन आते हैं तो महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, चंदेरी का मेदिनी राय, वागड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, जयपुर का पृथ्वीराज, वीरमदेव मेड़तिया, बूंदी का नारायण राव, सादड़ी का झाला अज्जा, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, भरतपुर का अशोक परमार, आदि अपनी सेना के साथ में महाराणा सांगा के पास में चले जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा सांगा के निमंत्रण पर कौन कौन राजपूत सरदार उसकी सेवा में उपस्थित हुए थे। तो महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, चंदेरी का मेदिनी राय, वागड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमिल, जयपुर का पृथ्वीराज, वीरमदेव मेड़तिया, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, भरतपुर का अशोक परमार और बूंदी का नारायण राव और सादड़ी का झाला अज्जा। इसके बाद में राणा सांगा बयाना को घेर लेता है, रणथंभौर से रवाना होकर बयाना की तरफ जाता है, बयाना को घेर लेता है। बयाना के अंदर इसका जो बाबर की तरफ से दुर्ग रक्षक नियुक्त किया होता है वो होता है मेहंदी ख्वाजा। राणा सांगा की तरफ से इनको घेर लिया जाता है और दुर्ग के अंदर मुगल सेना की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। स्थिति खराब हो जाती है और बाबर मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक सैनिक टुकड़ी और भेजता है, लेकिन राजपूतों ने इनको खदेड़ दिया और बयाना पर अधिकार हो जाता है महाराणा सांगा का। ये फरवरी 1527 की बात है और इस प्रकार बयाना पर अधिकार हो जाता है और बयाना विजय बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मेहंदी ख्वाजा यहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त होता है और इसकी सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की देखरेख में एक सेना भेजी जाती है। अब बाबर भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया
और महाराणा की तीव्र गति और बयाना की लड़ाई और वहां से एक व्यक्ति लौटता है जिसका नाम होता है शाह मंसूर किस्मती। किस्मत अच्छी थी जो बच के आ गया, शाह मंसूर किस्मती। ये राजपूतों की वीरता की प्रशंसा करता है। बाबर युद्ध की तैयारियों में जुटा था और महाराणा की तीव्र गति देखकर और बयाना की लड़ाई में राजपूतों का शौर्य देखकर और वहां से लौटे शाह मंसूर किस्मती से राजपूतों की वीरता की प्रशंसा सुनकर बाबर निराश हो जाता है। वो कहते हैं कि राजपूत युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। इस प्रकार इसने प्रशंसा की थी राजपूतों की, शाह मंसूर किस्मती ने। और सेना में भी निराशा आ जाती है और एक मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ, ये ज्योतिषी था, इसने कहा था कि जो मंगल का जो तारा है वो पश्चिम के अंदर है, लेकिन पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे, पूर्व से जो लड़ेंगे वो पराजित होंगे। इसलिए बाबर की जो सेना की स्थिति थी उस वक्त वो पूर्व के अंदर थी और बाबर के जो सेनापति थे या सेना थी और बाबर खुद भी इस ज्योतिषी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, मोहम्मद शरीफ पे, कि इसकी जो भविष्यवाणी एकदम स्टिक होती है, गलत नहीं हो सकती, इसने जो भी बोल दिया वो सही होगा। इसलिए जो सेना की स्थिति थी वो पूर्व में थी और इन्होंने सोचा, इन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि पूर्व से जो लड़ेंगे वो हारेंगे, तो हमारी तो हार निश्चित है। इसलिए चारों ओर निराशा का माहौल बन जाता है, सैनिकों में निराशा ही निराशा हो जाती है, मनोबल डाउन हो जाता है उनका। अब बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करना शुरू किया। उसने कहा आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। सैनिकों ने बोला ये आपका निजी मामला है, छोड़ दो चाहे। उसके बाद में जो भी शराब के जो बर्तन थे उनको तुड़वा दिया और गरीबों को दे दिया। सैनिकों ने बोला ये भी आपका निजी मामला है, बर्तन खाने के और तुड़वा दो, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे, मरने के लिए हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में ये मजहबी जोश उत्पन्न करता है अपने सैनिकों में। ये कहता है, बाबर कहता है जो व्यक्ति इस संसार में आता है वो अवश्य मरता है, जो व्यक्ति आता है वो अवश्य मरता है। जो व्यक्ति इस संसार का सुख भोगता है उसको भी अवश्य ही मरना पड़ता है और हमारे मरने के बाद एक खुदा ही जीवित रहेगा। और खुदा की बड़ी मेहरबानी है हम पे कि लड़कर मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। कि खुदा की बड़ी कृपा है हम पे, यह मेहरबानी है कि लड़के मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। इस प्रकार मैं तो कहता हूँ कि प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है और कीर्ति के साथ मरे तो अच्छा है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने जिस कार्य की जिम्मेदारी ले ली है वही कार्य उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और कुरान सैनिकों को कुरान दे देता है हाथ में और शपथ दिलवाता है उनसे कि जब तक आप में प्राण रहेंगे तब तक आप युद्ध में पीठ नहीं दिखाओगे, युद्ध में पीठ नहीं दिखाओगे। इस प्रकार
वो एक इस युद्ध को मतलब जो आगे जो युद्ध होना है, संघर्ष होना है, उसको एक जिहाद दे देता है, धार्मिक धर्म युद्ध की संज्ञा दे देता है। और रायसेन के सलद्दी तंवर के माध्यम से बाबर सुलह की वार्ता भी चलाता है राणा सांगा के साथ में। सलद्दी तंवर जाके राणा सांगा से कहता है कि राणा सांगा, बाबर आपसे संधि करना चाहता है, लेकिन राणा सांगा के जो सरदार होते हैं उनको इस व्यक्ति पे पहले से ही शक था और इस व्यक्ति की मध्यस्थता पसंद नहीं आती है उनके सरदारों को। और उनके सरदारों ने, महाराणा सांगा के सरदारों ने बाबर की सेना की निर्बलता यानी कमज़ोर है और अपनी सेना या हमारी सेना की प्रबलता यानी हमारी सेना है वो ताकतवर है कहकर महाराणा सांगा को जो संधि की वार्ता है उसको बनने नहीं देते हैं। इस प्रकार इनमें संधि नहीं हो पाती है और बाबर इनको कुछ समय के लिए संधि की वार्ता में उलझाए रखता है और अपनी युद्ध की तैयारी जारी रखता है। मार्च 1527 खानवा भरतपुर के अंदर है, गंभीरी नदी के तट पर। कविराज श्यामल दास के अनुसार खानवा का जो युद्ध होता है बाबर और महाराणा सांगा के बीच में वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। युद्ध शुरू हो जाता है, शनिवार का दिन था, युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध का जो प्रथम पक्ष है वो राजपूतों, पहली जो मुठभेड़ होती है वो राजपूतों के पक्ष में रहती है। राजपूत इस पक्ष मतलब हावी रहते हैं पहली मुठभेड़ के अंदर, लेकिन संयोग से महाराणा सांगा को एक तीर लग जाता है और सांगा मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने पे इन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया जाता है। युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया जाता है। अब ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, महाराणा सांगा के जो सरदार थे वो सलुम्बर के रावत रतन सिंह से प्रार्थना करते हैं कि रावत रतन सिंह आप मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो धारण करके और युद्ध का संचालन करो। लेकिन सलुम्बर का रावत रतन सिंह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि मेरे पूर्वजों ने पहले ही मेरे जो पूर्वज हैं वो मेवाड़ का राज्य बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी मेवाड़ का राज चिन्ह धारण नहीं करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति इस राज चिन्ह को धारण करेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, जब तक प्राण रहेंगे मैं उसकी सहायता करूंगा। इस प्रकार जो प्रश्न बन रहा है कि महाराणा सांगा के मूर्छित होने के बाद में सरदारों ने युद्ध संचालन की जो प्रार्थना की वो किससे की, तो सलुम्बर का रावत रतन सिंह से की थी, लेकिन इसने जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया था। तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। उसके बाद में झाला अज्जा मेवाड़ का राज चिन्ह धारण कर युद्ध का संचालन करता है, लेकिन विजय होती है वो बाबर की होती है। जो मुख्य सेनानायक होता है सांगा की तरफ से वो हसन खां मेवाती होता है।
पीछे प्रश्न भी आया था कि महमूद लोदी किस तरफ से लड़ा था, तो राणा सांगा की तरफ से, क्योंकि राजपूत अफगान मैत्री संबंध हो गए थे इनका, इसलिए। तो युद्ध का जो संचालन है वो झाला अजा करता है और जो विजय होती है वो बाबर की होती है। और इस युद्ध के बाद में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है और राजपूतों के सिरों से मीनारें भी बनवाता है। अब उसके अंतिम दिन महाराणा सांगा को मूर्छित अवस्था के अंदर ही युद्ध के मैदान से बाहर बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा दौसा के अंदर है, बसवा दौसा ले जाया जाता है। और यहाँ पे महाराणा सांगा को जब होश आता है तो वो सारा वृत्तांत जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुए, कैसा हुआ, मैं मूर्छित कैसे हो गया था और मुझे यहाँ युद्ध के मैदान से बाहर निकाल कर कौन लाया है। और युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने वाले सरदारों को वो डांटते और फटकारते भी हैं। और बाबर से बदला लेने के लिए वो चंदेरी की तरफ से निकलते हैं, लेकिन इरिच नामक स्थान पर कुछ युद्ध विरोधी सरदार जो युद्ध नहीं करना चाहते थे उन्होंने इसको विष दे दिया था महाराणा सांगा को। और महाराणा सांगा को कालपी नामक स्थान पे ले जाया गया, जहां 30 जनवरी यानी शहीद दिवस 30 जनवरी 1528 ईस्वी को महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और पराजय के क्या कारण थे, तो इतिहासकार हीराचंद ओझा के अनुसार जो सबसे बड़ा पराजय के कारण था वो बयाना कि विजय के बाद में तुरंत युद्ध न करना। इतिहासकार हीराचंद ओझा बताते हैं कि बयाना के युद्ध के बाद में तुरंत महाराणा सांगा द्वारा युद्ध न करना इस पराजय का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि इनको बाबर को तैयारी करने का समय मिल गया था। लंबे समय तक युद्ध को स्थगित रखने के कारण राजपूतों के अंदर वो मनोबल नहीं रहा था, वो उत्साह नहीं रहा था जिस समय जो उत्साह युद्ध के लिए रवाना होने से पहले था। और कुछ राजपूत देश प्रेम के कारण इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे और आपस में ईर्ष्या भावना भी रखते थे। तो बयाना की विजय के बाद में तुरंत युद्ध न करना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हीराचंद ओझा के अनुसार दूसरा जो कारण था वो परंपरागत हथियार। महाराणा सांगा के जो सैनिक थे वो तीर कमान, भाले और तलवारों से युद्ध कर रहे थे, जबकि बाबर तोपखाने का इस्तेमाल किया था बाबर ने। और बाबर के तोपखाने के जो गोले थे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे तीर कमान, भाले और तलवार। इस प्रकार राणा सांगा पराजित होते हैं। तीसरा जो कारण था वो हाथी पर सवार होकर, महाराणा सांगा का हाथी पर सवार होना बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई, क्योंकि शत्रु सेना को उन पर ठीक निशाना लगाने का मौका मिल गया और मौका मिलने पर उन्होंने महाराणा सांगा को मूर्छित कर दिया। और महाराणा सांगा के मूर्छित हो जाने के बाद में युद्ध मैदान से निकलने के बाद में सेना का मनोबल कमजोर हो गया था।
चौथा जो कारण था वो एकता व तालमेल का अभाव था। महाराणा सांगा की जो सेना थी वो अनेक सरदारों के नेतृत्व में थी, इसलिए उनमें आपस में तालमेल व समन्वय का अभाव था। और जो राजपूत सेना थी वो ज़्यादातर हाथियों पर थी और बाबर की जो सेना थी वो ज़्यादातर अश्व सेना थी, यानी घोड़ों पर सवार थी। और अश्व, इनकी जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, इनकी गति कम होती है। और इन बाबर की सेना की अश्व गति राणा सांगा की हस्ती सेना की गतिशीलता पर भारी पड़ी। और यहाँ तक कि राणा सांगा के जो हाथी थे, सैनिकों के जो हाथी थे, वो बाबर की जो तोपखाने की आवाज़ थी उनसे डरकर वापस अपने ही सैनिकों को कुचल रहे थे। इस प्रकार महाराणा सांगा पराजित होते हैं। और कुछ विश्वासघात सेनापतियों की वजह से भी इनको हार का सामना करना पड़ा था, जैसे चलदी तंवर, इनका विश्वासघात। तो हीराचंद ओझा के अनुसार बयाना की लड़ाई के बाद तुरंत युद्ध नहीं करना महाराणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। और परंपरागत हथियार, हाथियों पर सवार होना, हस्ती सेना और सलदी तंवर जैसे लोगों का विश्वासघात पराजय के मुख्य कारण माने जाते हैं। इसका जो परिणाम निकल के आया, खानवा का युद्ध का जो परिणाम था वो राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। भारत के अंदर मुगल वंश की वास्तविक स्थापना हो गई और भारत का बादशाह बन गया बाबर स्थायी रूप से भारत का बादशाह बन गया और मुगल वंश की वास्तविक स्थापना हो गई खानवा के युद्ध के बाद में। और राजपूतों का प्रताप रूपी जो सूर्य था, जो गगन के उच्च छोर पर जाकर लोगों को चकाचौंध कर रहा था, वह अब अस्ताचल की ओर चला गया, खिसकने लगा। तो सबसे बड़ा जो परिणाम था, भारत के अंदर मुगल वंश की वास्तविक स्थापना हो गई और भारत में बाबर स्थायी रूप से शासक बन गया था मुगल वंश का। तो भारत के अंदर मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। ये इसके परिणाम थे। उसके बाद में इसका मूल्यांकन, महाराणा सांगा वीर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। महाराणा सांगा वीर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। शत्रु को गिरफ्तार कर, कैद कर उसे छोड़ देना महाराणा सांगा जैसा वीर पुरुष ही कर सकता है ऐसा काम। यानी शत्रु को कैद करके और वापस उसको छोड़ देना, ऐसा जो काम कर सकता है वो महाराणा सांगा जैसा एक शासक कर सकता है। यानी महमूद खिलजी सेकंड को इसने गिरफ्तार कर लिया था और चित्तौड़ के किले के अंदर इसको रखा था 3 महीने के लिए, लेकिन बाद में इसका साम्राज्य भी वापस लौटा दिया था। ऐसा अगर कोई कार्य कर सकता था तो वो महाराणा सांगा कर सकता था। महाराणा सांगा बचपन से जो परिस्थितियां थी, विपत्तियों में पलने के कारण एक वीर योद्धा बन गया था।
उसके भाइयों के साथ में जब विवाद हुआ तो पृथ्वीराज के द्वारा उसकी एक आंख फोड़ दी गई थी। इस प्रकार एक आंख चली गई थी। और खातोली के युद्ध में एक भुजा वह एक पैर से लंगड़ा भी हो गया था। इस प्रकार महाराणा सांगा के शरीर पर कुल मिलाकर 80 घाव थे। 80 घाव थे और इसी के आधार पर इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। इसके शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं था जिसके अंदर युद्ध के अंदर मतलब कोई ना कोई घाव नहीं था। युद्ध के दौरान जो कोई ना कोई किसी अंग पर घाव नहीं हुआ था। बड़े बड़े राजपूत सरदार, यहाँ तक कि आमेर और जोधपुर के शासक भी इनका सम्मान करते थे। बड़े बड़े सरदार इनके सामंत थे। गागरोन, चंदेरी, रामपुरा वगैरह के जो सरदार थे इनके बड़े बड़े सामंत थे। और राजपूतों को एक झंडे के नीचे मतलब विदेशियों को बाहर निकालने के लिए महाराणा सांगा ने पाती पर्वण जो पद्धति होती है उसके द्वारा राजपूतों को निमंत्रण दिया था और एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था सभी राजपूतों को। और यह इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि राजपूत अपनी ईर्ष्या के लिए प्रसिद्ध है। ईर्ष्या के लिए प्रसिद्ध है और उन्हीं राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाना यह महाराणा सांगा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस पर महाराणा सांगा की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महाराणा सांगा राजनीति और धर्म के अंदर मर्मज्ञ थे। एक बार अपने सरदारों से कहा था महाराणा सांगा ने कि जिस प्रकार एक मूर्ति होती है, एक खंडित मूर्ति होती है, मतलब मूर्ति खंडित होने के बाद में पूजा करने योग्य नहीं रहती है, उसी प्रकार मेरा एक अंग, मेरी एक आंख, एक हाथ और एक पैर छत विचित हो गए हैं। इसलिए मैं मेवाड़ का जो शासन है वो नहीं संभाल सकता हूँ। और आप चाहो उस व्यक्ति को इसके ऊपर मतलब जो शासक है वो बना सकते हो। और इस प्रकार महाराणा सांगा का जो विचार है वो सुनकर जो सरदार हैं वो कहते हैं कि युद्ध के अंदर अंग छत विचित हो जाने से कुछ नहीं होता, उनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ती ही है। उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती ही है। एक बड़ा शासक, एक बड़ा राज्य निर्मित करने के बाद में भी महाराणा सांगा को राजनीति में ज्यादा निपुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन कैदियों को गिरफ्तार करके, लोगों को गिरफ्तार करके, महमूद खिलजी जैसे लोगों को गिरफ्तार करके वापस उन्हें रिहा कर देना उदारता की दृष्टि से तो उत्तम कार्य है, लेकिन राजनीति की दृष्टि से यह अच्छा कार्य नहीं था। और गुजरात पर भी अधिकार नहीं करना, मतलब वहां के शासकों को पराजित करने के बाद गुजरात पर भी अधिकार न करना, ये महाराणा सांगा की बहुत बड़ी भूल थे। और महाराणा सांगा ने मतलब अपने जो रणथंबोर जैसी बड़ी जागीर अपने छोटे पुत्रों को देकर भविष्य में युद्ध का बीज बो दिया था। रणथंबोर जैसी बड़ी जागीर देना भविष्य में युद्ध के लिए बीज बो दिया था। इसकी जो प्रीति पात्रा थी हाडी रानी कर्मावती, उसने अपने पुत्रों उदय सिंह और विक्रमादित्य के लिए महाराणा सांगा से रणथंबोर जैसी जागीर ले ली थी। और सूरजमल, अपने भाई सूरजमल हाडा को उनका
हाड़ा को उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार महाराणा सांगा का जो टॉपिक है समाप्त हुआ।